हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा अभी चल रहा है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है रिसर्च एथिक्स। हम एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज का हमारा क्लास में एथिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्लासेस और हमारी होंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन एट अ टाइम मिल पाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और संडे तो हमारा ऑफ होता है, आप सभी को पता ही है। चलिए, यूनिट 2 हमारा चल रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे ही हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, हम कुछ क्वेश्चंस को भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि टीचिंग और रिसर्च हमारा 2 यूनिट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टीचिंग और रिसर्च वाले कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी या फिर वीडियो के मीडियम से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, जिससे आपको भी ये समझ आए कि मैंने जो आपको कराया है वो आपका काम आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था रिसर्च एथिक्स। हमने एथिक्स के बारे में बात कर लिया था, हमने अनएथिकल क्या होता है रिसर्च में, हमने उसके बारे में भी बात कर लिया था। आज हम कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च एथिक्स के क्या-क्या प्रिंसिपल होते हैं। वैसे तो प्रिंसिपल आप जैसे ही देखोगे कि प्रिंसिपल में होता क्या है तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो उसे पहले ही पढ़ लिया है। तो बिल्कुल हाँ, आपने इसे पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एज अ प्रिंसिपल कुछ कुछ टर्म्स है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि उसे हम किस पॉइंट के द्वारा हम इसको समझेंगे, क्या पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए। वैसे तो आपका एग्जाम सब्जेक्टिव ना हो के ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ही काम आता है। तो आप एक बार देख लीजिए, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़े नए लगने वाले हैं और जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए, क्योंकि जनरली आप नेट क्वालिफाई करके जनरली आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, पीएचडी करोगे, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे आपको रिसर्च तो करना ही है। तो जब आपको रिसर्च करना है तो रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से समझना भी तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हार्म। हार्म जो भी रिस्क होती है, जब भी आप रिसर्च करोगे तो बहुत सारा उसमें रिस्क होता है। तो उसे क्या करना, किस चीज का रिस्क होता है, हार्म का, कि किसी को कुछ नुकसान ना हो, उसको मिनिमाइज करना। जब आप रिसर्च करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ और है, सपोज दैट कॉमर्स, तो बेसिकली इन सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च जब आप करोगे तो उतना किसी को हार्म नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग साइंस में रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो लोग लैब में रिसर्च करते हैं, जो लोग एनिमल्स में रिसर्च करते हैं, बहुत तरह का चीज़ें हैं जिसमें लोग रिसर्च करते हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों में जितने भी लोग रिसर्च करते हो, उनको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी चीज़ का हार्म ना हो। ना तो आप किसी एनवायरनमेंट को हार्म करो या फिर किसी एनिमल्स को, किसी भी चीज़ को। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग लैब में भी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, लैब में भी क्या करते हैं, हम लोग कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में कहीं न कहीं हो सकता है कि किसी न किसी का नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो हो सकता है कि नुकसान के चांसेस है,
आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें नुकसान की भी चांसेस है, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे रिसर्च होगा नहीं। तो रिस्क भी लेना है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि वो जो रिस्क हो, वो जो हार्म का रिस्क जो हो, वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो। ठीक है, उसको हमें ध्यान में रखकर क्या करना है, रिसर्च करना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल किस चीज का हो गया, रिसर्च एथिक्स का प्रिंसिपल है। एथिक्स मतलब तो यही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप ये सोच करके रिसर्च करोगे कि मुझे कम से कम हार्म करना है, और अगर नहीं हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसी को तो हम एथिक्स कहेंगे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी। हमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। किसकी प्राइवेसी का, कौन ध्यान रखेगा। तो जब भी आप रिसर्च करोगे, आप क्या करोगे, इंटायर पॉपुलेशन तो आपके सामने है, ठीक है। सैंपल भी आप ले लोगे कि इतने सारे लोग हैं तो मुझे इतने लोगों पे रिसर्च करना है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है डेटा कलेक्शन से। आप जिसके पास जा रहे हो वो आपको डेटा दे रहा है या नहीं। हो सकता है वो डेटा आपको ना दे, हो सकता है वो कहे मुझे डेटा नहीं देना है। अगर आपको कोई डेटा दे रहा है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखो, ठीक है। अगर आप उसकी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं रखते हो तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो एथिक्स का हमारा सेकंड प्रिंसिपल है कि हमें प्राइवेसी को ध्यान में रखना है। सेकंड प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि ये सीक्वेंस में चलता है, नहीं। आप किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, आपका पॉइंट नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए हो आप। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्राइवेसी का भी हमने ध्यान रख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कोई भी चीज हार्म कम से कम हो, ठीक है। प्राइवेसी का भी हमने ध्यान रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने रिस्पोंडेंट के पास जाओगे, ठीक है, आपको उसको पूरी बातों को बताना पड़ेगा कि मुझे डेटा क्यों चाहिए, मैं रिसर्च में आपके डेटा का यूज करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ मैं आपके डेटा का यूज करने वाला हूँ, आगे चल के इसका क्या यूज होगा, हर एक चीज आपको क्या करनी है, आपको रिस्पोंडेंट को शेयर करनी है। ना कि आप उसको कुछ और बातें बोल करके उनका डेटा ले लो और बाद में कुछ और यूज करो, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया था मिसयूज ऑफ, ये सब चीजों का क्या करना है, मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज ऑफ कलेक्शन कलेक्टेड डेटा, ठीक है। आपको किसी भी तरह का जो भी डेटा को आपने कलेक्ट किया है, आपको अपने रिस्पोंडेंट का जो बिलीव है आप पर, वो आपको नहीं तोड़ना है। तो वो कैसे नहीं तोड़ोगे, जब आप प्राइवेसी का ध्यान रखोगे, जब आप उसको हर एक चीज बताओगे, तो ऑटोमेटिक है कि वो आप पे बिलीव करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा रिसर्च एथिक्स का प्रिंसिपल है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। आपने क्या किया, आपने प्राइवेसी का भी ध्यान रख लिया, आपने उसको बता भी दिया। डीब्रीफिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसने आपको डेटा शेयर भी कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, रिसर्च में उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। यूज करके आप रिसर्च कर रहे हो। फिर रिसर्च में जो भी रिजल्ट आ रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, या जो भी चीजें उसमें हो रही है, आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है अपने रिस्पोंडेंट के पास और उसको सारी चीज़ें बताना है कि मैंने आपका डेटा का यहाँ-यहाँ यूज़ किया है और अभी तक ये चीज़ें हुई है। ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें किसे बताना है? जिससे आपने डेटा को लिया है। ठीक है? इसे हम कहेंगे डीब्रीफिंग। ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? डीब्रीफिंग। मतलब आप फिर से उसको क्या कर रहे हो? ब्रीफ में उसको बता रहे हो। ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? डीब्रीफिंग। या फिर इसे हम एक और चीज कह सकते हैं, शॉर्ट इंटरव्यू, ठीक है। इसे और हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट इंटरव्यू। जब आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे,
तब आपका वो लॉन्ग इंटरव्यू होगा, क्योंकि तब आप अपने रिस्पॉन्डेंट से बहुत ज़्यादा सवाल करोगे। लेकिन जब आप उसको कुछ-कुछ चीज़ें बताने जाओगे कि जैसे मैंने आपका डेटा को रिसर्च में यहाँ-यहाँ ये यूज़ किया है, ठीक है? आप जब ये सारी चीज़ें बताने जाओगे तो वहाँ पर आप शॉर्ट इंटरव्यू होगा आपका किसके साथ? रिस्पॉन्डेंट के साथ, ठीक है? और एक और चीज़ मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि आप रिस्पॉन्डेंट से किसी भी तरह का ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर उनका मन होगा तो ही वो अपने डेटा को आपसे शेयर करेंगे, अगर उनका मन नहीं होगा तो वो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 भी आप समझ गए हो। बात कर सॉरी पॉइंट पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पर्सनल बायसनेस। ये पर्सनल बायसनेस क्या होता है? जब आप मेरी क्लास को देखोगे, ठीक है? रिसर्च एप्टीट्यूड के ही जब आप लेक्चर 1 से मेरी क्लास को देखना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि मैंने या फिर जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, उनको पता है कि मैंने क्या पढ़ाया है। जब आप देखोगे कि मैंने गंगा पे रिसर्च किया था, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि मैं गंगा पे रिसर्च कर रही हूँ। बचपन से मेरे माइंड में ये थॉट है कि गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है? गंगा इज़ अ हॉली रिवर, ठीक है? बचपन से ही क्या है, ये मेरे माइंड में फिट है क्योंकि मैंने हर किसी से सुनते हुए आया है अपने घर में, अपने नेबर्स में, अपने एनवायरनमेंट में, हर किसी से मैंने सुनते हुए आया है कि गंगा एक पवित्र नदी है। अब मैं गंगा पे रिसर्च कर रही हूँ। सपोज दैट मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि गंगा एक पवित्र नदी है और जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे ये पवित्र नहीं लगी। डोंट बी पर्सनल, आप इसको पर्सनल मत लेना, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है आप सभी को समझने के लिए। मैंने जब इस पे रिसर्च किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि गंगा तो पवित्र है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको इग्नोर कर दिया और मेरा जो पर्सनल बायसनेस था कि नहीं, मैंने बचपन से ही ये सुना है कि गंगा एक पवित्र नदी है और उसके बेस पर मैंने क्या किया, जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने इग्नोर करके मेरा जो पर्सनल बायसनेस था वो उस पे क्या हो गया, हावी हो गया। ये हमें नहीं करना है अपनी रिसर्च में, ठीक है? मतलब यहाँ पर हमें अपना पर्सनल बायसनेस को अवॉइड करना है। यहाँ पर मैंने पर्सनल बायसनेस, अवॉइड, इसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है? ये भी हमारा रिसर्च एथिक्स का पार्ट है। तो चलिए, कुछ ये प्रिंसिपल्स थे जो कि आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने करा दिया। वैसे तो कुछ-कुछ टर्म्स मैंने कल भी बताया था, तो आज आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। और एक और टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं। वैसे तो ये मैंने सोचा था कि कल मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज ही हम बात कर लेते हैं जिससे हमारा ये जो टॉपिक है, वो पूरा अच्छे से रिसर्च एथिक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ और टॉपिक्स रहेंगे और ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर है कुछ और, ठीक है? जो कि आपका 2 क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम बात करते हैं या फिर आप इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए, वैसे तो ज़्यादा है नहीं, जिसको आपको बहुत टाइम लगे नोट करने में। आप सभी लाइक नहीं करते हो। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। कल संडे है और कल ऑफ है मेरे रेगुलर स्टूडेंट। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ अप्रोचेस के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे, कुछ अप्रोचेस के बारे में। कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जो ये मानते हैं कि रिसर्च में कुछ अप्रोचेस होने चाहिए, ठीक है? क्या अप्रोचेस होने चाहिए
किन अप्रोचेस को बेस मान करके ऐसा फिलोसफर मानते हैं कि रिसर्च करना चाहिए। बात करते हैं उन दोनों अप्रोचेस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस पे छोड़ देती हूँ मैं। हाँ, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4। एक आपका है, अगर हम अप्रोचेस की बात करें कि कुछ फिलोसफर जो है वो कुछ अप्रोचेस को मानते हैं कि इन अप्रोचेस को यूज करके किसी भी रिसर्चर को क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। कौन कौन से अप्रोचेस हैं? टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी बेसिकली होता क्या है? अगर हम टेलियोलॉजी का हिंदी देखिए तो इसका मतलब होता है उद्देश्यवाद। डेंटोलॉजी का मतलब होता है कर्तव्यवाद। स्पेशलिज्म का मतलब होता है टेलियोलॉजी यानी कि उद्देश्यवाद। क्या है ये टेलियोलॉजी? किसे कहते हैं अब टेलियोलॉजी, और क्यों टेलियोलॉजी अप्रोचेस का यूज रिसर्च में करना चाहिए ऐसा कोई फिलोसफर मानते हैं? चलिए, तो टेलियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? उद्देश्यवाद, यानी कि जब आप रिसर्च करते हो तो इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि आपका एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है। यानी कि टेलियोलॉजी जो है वो आपके रिजल्ट पे फोकस करता है। उसको मतलब नहीं है कि आपने रिसर्च के बीच में किन किन प्रोसेस को अपनाया, किन किन मेथड को अपनाया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ किस चीज से मतलब है कि आपका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट को कंप्यूट करने में कहीं आपने कुछ गलत तरीका तो यूज नहीं किया, कहीं आपने कुछ गलत कैलकुलेशन तो यूज नहीं किया। ठीक है, मतलब एंड ऑफ द डे इसका पूरा फोकस किस पे रहता है? इसका पूरा फोकस एंड में रहता है या फिर रिजल्ट में रहता है। ठीक है, किस में रहता है? रिजल्ट में या फिर एंड में, एंडिंग में। ठीक है, रिसर्च का जो भी एंडिंग होता है या जो भी रिजल्ट होता है, टेलियोलॉजी का फोकस पूरा का पूरा उसी में होता है कि आपने रिजल्ट को कंप्यूट करने में एथिक्स का यूज किया है या नहीं किया है। अगर आपने एथिक्स का यूज किया है तो रिजल्ट आपका सही माना जाएगा, जो कि सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपने एथिक्स का यूज नहीं किया है और रिजल्ट आपने किसी भी तरह से कंप्यूट कर लिया है तो इसमें क्या होगा कि सभी लोगों का भला नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही बेसिकली टेलियोलॉजी है जिसमें हम सिर्फ एथिक्स कहाँ पर देखेंगे? रिजल्ट में या फिर एंडिंग ऑफ रिसर्च में। अब हम बात करेंगे डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी यानी कर्तव्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में फोकस कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट सही होना चाहिए, अब हम डियोंटोलॉजी में क्या करेंगे? हम पूरा प्रोसेस को देखेंगे कि हमने जो भी प्रोसेस को अपनाया है रिसर्च करने में, हमने जो भी प्रोसेस को अपनाया है टेम्पररी हाइपोथेसिस को, उसके बाद उसको प्रूफ करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, प्रूफ करने में, रिपोर्ट राइटिंग में, हर एक चीज़ों में हमने जो भी एथिक्स को अपनाया है वो सही है या नहीं। हमने जो भी प्रोसेस को अपनाया है वो एथिकल है या नहीं। क्या हमने किसी गलत तरीका से तो प्रोसेस को नहीं किया?
तो हर चीज़ों के बारे में हम कहाँ पर देखेंगे? तो हम देखेंगे डियोंटोलॉजी में, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हमारा कहाँ पर फोकस रहेगा? प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के पूरे प्रोसेस में आपने एथिक्स का यूज़ किया है या नहीं, वो आपका डियोंटोलॉजी में आप देखेंगे। एक हमारा है स्पेशलिज्म। स्पेशलिज्म बेसिकली क्या होता है? एथिक्स वर्ड जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता। मतलब मतलब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, यहाँ पर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों जो है वो अलग अलग कंट्री में है, ठीक है? पांचों क्या है? अलग अलग कंट्री में है, लेकिन सेम टॉपिक पे वो पांचों क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री में है पर सेम टॉपिक पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब नंबर 1 ने एथिक्स का यूज किया और इसका रिजल्ट आया। इसने भी एथिक्स का यूज किया, रिजल्ट आया। इसने एथिक्स का यूज नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने किया और इसका भी रिजल्ट आया। इसका भी रिजल्ट आएगा और इसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन आप देखोगे कि जिन्होंने एथिक्स का यूज किया है उसका भी रिजल्ट आएगा, जिन्होंने एथिक्स का यूज नहीं किया है उसका भी रिजल्ट आएगा। रिसर्च का तो सभी का रिजल्ट आना है। यानी कि इस प्लेलिस्ट में ये बताता है कि एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, ठीक है? आप उसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हो कि अगर वो यहाँ एक रिसर्च में एप्लीकेबल है तो सभी में एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप इस क्योंकि कल्चर के ऊपर एथिक्स क्या होता है? चेंज होता है। सपोज दैट मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है, ठीक है? सपोज दैट उनकी उनकी वाइफ क्या हो गई? बीमार हो गई, ठीक है? दो बंदे हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसकी वाइफ क्या हो गई? बीमार हो गई, और इसकी वाइफ भी क्या हो गई? बीमार हो गई। दोनों की वाइफ बीमार हो गई, ठीक है? इसे चाहिए मेडिसिन बट इसके पास पैसे नहीं है, इसे भी चाहिए मेडिसिन बस इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है? इसने क्या किया? दुकान से चोरी कर ली। दुकान से क्या कर ली? चोरी कर ली और मेडिसिन लेकर के अपनी वाइफ को ठीक कर लिया। इसने क्या किया? कोई चोरी नहीं की और इसकी वाइफ मर गई। दोनों जगह पर हमने एथिक्स का यूज किया है। कैसे? देखिए, इसने एथिक्स का यूज तब किया, इसे लगा कि चोरी हम कर लेते हैं, कम से कम किसी का जान बच जाएगा। इसने क्या किया? मैं चोरी नहीं करूंगा, ये बुरी बात है। एथिक्स दोनों है, उसने भी एथिक्स का यूज किया, इसने भी एथिक्स का यूज किया, लेकिन मायने बदल गए। क्यों? क्योंकि कल्चर बदल गया। इसके कल्चर कुछ और थे, उसके कल्चर कुछ और थे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि एथिक्स जो होता है वो स्पेशलिज्म पे फोकस करता है, विशेष पे। कल्चर अगर चेंज होगा तो एथिक्स भी चेंज होगा, मायने बदलेंगे तो एथिक्स के रूल्स भी बदलेंगे। यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं होता, स्टैंडर्ड नहीं होता। एक ही तरीका से हम एथिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इतना अच्छा एग्जाम्पल देने के बाद अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए, अब स्टेप नंबर 4 की अगर हम अप्रोचेस नंबर 4 की बात करें, यूटिलिटिज्म, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि आपने रिसर्च में अपने एथिक्स का किस तरह से यूज किया है, ठीक है? और जब आप यूज कर रहे हो तो वो सही मायने में काम कर रहा है या नहीं। यानी कि अपने एथिक्स को जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो वो इसमें आता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चारों अप्रोचेस तो थे, बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे मैं इसे स्किप करने वाली थी लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो लोग मेरे रेगुलर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि किसी और को भी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। संडे ऑफ रहेगा आप सभी का।